सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसको ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। लेंस जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले ही 10th में, उसमें हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके फिर लेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग दिस। ये कुछ आपके पास 10th में आपने इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लिए होंगे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है 2.4 या 2.42, ग्लास का 1.5 से 1.6। इसमें एक्चुअली दो तरह के ग्लास होते हैं, एक होता है फ्लिंट ग्लास, एक होता है डेंस फ्लिंट ग्लास होता है, और एक होता है क्राउन ग्लास। ये दो ग्लासेस के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं 1.5 से लेकर 1.6 के बीच में। और क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए 24। मैंने ये बताया था आपको, जो क्रिटिकल एंगल है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। क्रिटिकल एंगल अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल कम होगा। जैसे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में डायमंड हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट इज़ वाई डायमंड जब वो ग्लास की कटिंग करते हैं ना, तो उसके जो फ्रंट में टिप पर डायमंड लगा होता है। इट कैन कट ग्लास बिकॉज डायमंड हैज़ लार्जेस्ट या बिगेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू। ओके, वाटर का 1.33, इसका 47, एयर का 90। ये क्रिटिकल एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा बिकॉज आपको पता है कि TIR अगर अक्कर होना है तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए, रेयर से डेंसर में TIR नहीं होता, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। और दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, तो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पोरोप्रिज्म्स और आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। पोरोप्रिज्म, इसमें 3 अलग अलग केस है। जो पहला केस है उसमें डेविएशन ऑफ 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री की डेविएशन करानी है रे की। ठीक है, तो हमने ऐसे रखना है हमने प्रिज्म को, राइट एंगल प्रिज्म है तो ऐसे हमने प्रिज्म रख दिया। ओके, अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। फिर क्या हुआ, दो रेज गई यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन है कि ये रेज स्ट्रेट क्यों गई, बिकॉज इस सरफेस के लिए ये जो रेज हैं परपेंडिकुलर, आपको पता है अगर स्नेल्स लॉ में अलोंग द नॉर्मल आप रे को इंसिडेंट कराओगे तो इट विल गो स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है, अलोंग द नॉर्मल हम रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसीलिए यहाँ से स्ट्रेट चली गई। लेकिन जब यहाँ पर आएंगी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो ये टोटल कितना एंगल होगा 90 का। ओके, तो यहाँ से ऐसे जाएगी। सिमिलरली ये वाली रे पे भी यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करोगे आप, और ये रे भी ऐसी जाएगी। तो ये कितने के एंगल पे डेविएट हो गई। अच्छा, और आपको पता है अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल 45 और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो डेविएट करा दिया 90 के एंगल पे। ठीक है, तो दिस इज द डेविएशन ऑफ 90 डिग्री। अब दूसरा डेविएशन ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल पर डेविएशन। तो ये सेकंड वाले में, अब इसमें हमने डेविएट कराना रे को 180 डिग्री से। तो सेम यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, अब प्रिज्म को हमने पहले ऐसे रखा था, अब हमने इसको ऐसे रखा है।
ऐसे रखा है, ठीक है वही, एक 90 का एंगल, बाकी दोनों 45 के एंगल, तो ये हो जाएंगे 45, ये भी 45 और यहाँ पे 90 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये दो रेज निकाली, अगेन यहाँ से रेज स्ट्रेट कैसे जा रही है, बिकॉज यहाँ पर जो रेज हैं अलोंग द नॉर्मल एक्ट कर रही हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगी, लेकिन जब इस पॉइंट पे टकराएंगी तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल बनाएंगे तो 45 का एंगल होना चाहिए, तो इट विल डेविएट थ्रू द सेम एंगल 45 के एंगल पे, ठीक है। डेंसर से रेयर में जा रही है, देखो पहले वो एयर से ग्लास में आई, फिर जब यहाँ से वो यहाँ जाएंगी तो डेंसर से रेयर मतलब ग्लास से दोबारा एयर में जा रही है, और दूसरा जो एंगल बन रहा है 45 का बन रहा है, सेम यहाँ पर भी था। और आपको पता है पीछे जो हमने टेबल देखा, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लास 41 टू 42, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पर जो रे जा रही है वो रे डेंसर से रेयर में जा रही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 बन रहा है, विच इज ग्रेटर देन 41 टू 42 क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, ये क्रिटिकल एंगल है ग्लास का। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाएगी और यहाँ पर टकरा जाएगी। जब यहाँ पर पहुँचेगी अगेन उसे डेंसर से एयर में जाना है, ग्लास से एयर में जाना है, और क्रिटिकल एंगल कितना है 41 42, और यहाँ पर कितना बन रहा है 45, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रेट चल जाएगी। तो अब ये डेविएट हो गई 180 डिग्री पे, ठीक है। अब लास्ट में, एज लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेडियम मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, लाइट कम्स बैक कंप्लीटली इन द ग्लास ड्यू टू विच TIR टेक्स प्लेस। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हमने रखा उसके सामने तो P पॉइंट ऊपर है, Q पॉइंट नीचे है। अब यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं हो रही, यहाँ पर किसी भी एंगल पर डेविएशन नहीं हो रही, बस इन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर P ऊपर था, Q नीचे, और यहाँ पर Q डैश ऊपर है, P डैश नीचे। इसका मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बन गई है, डेविएशन कोई नहीं हुआ, किसी भी एंगल पे डेविएशन नहीं हो रहा, ओके। तो इसमें ऐसे यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, शाइनिंग और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड इतना चमकता क्यों है, ठीक है। डायमंड की जो चमक होती है वो उसकी कटिंग पे डिपेंड करती है। रा डायमंड की कीमत इतनी नहीं होती, जब हम उसकी कटिंग करते हैं, स्पेशल टाइप की कटिंग होती है उसकी, जितनी अच्छी कटिंग होगी वो उतना ज़्यादा चमकदार या ब्रिलियंट, उसकी जो शाइनिंग होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसमें कंडीशन ये होती है, अगर हम फिजिक्स के रूप में बोलें, कि जो उसकी कटिंग होती है वो इस तरह करती है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट उस डायमंड के अंदर आ जाए तो वो चाहे किसी भी सरफेस से डायमंड से एयर में जाने की कोशिश करे, जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 24 से कम बने। क्योंकि अगर 24 से ज़्यादा हो गया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, सॉरी 24 से ज़्यादा बने। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो डायमंड है, डायमंड इतना ज़्यादा चमकदार इसलिए होता है बिकॉज की जो कटिंग है वो कुछ इस तरह की जाती है कि किसी भी कंडीशन में अगर किसी भी फेस से रे बाहर निकलने की कोशिश करती है डायमंड से एयर में, ठीक है, रे ऑफ लाइट, तो एंगल जो है बने, एंगल ऑफ इंसिडेंस 24 से ज़्यादा बने, बिकॉज 24 से अगर ज़्यादा बनेगा तभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन डेंसर से रेयर जा रही है, डायमंड से ग्लास एयर में जा रही है। दूसरी कंडीशन एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इस तरह से कटिंग होती है कि रे ऑफ लाइट किसी भी फेस से बाहर निकलने की कोशिश करे, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 24 से ज़्यादा बने, बिकॉज अगर 24 से ज़्यादा नहीं बनेगा तो TIR नहीं होगा, और TIR नहीं होगा तो वो जो रे है, रे ऑफ लाइट, वो बाहर निकल जाएगी।
ठीक है, समझ आ रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज हाईएस्ट, that is 2.4, and critical angle is least, that is 24. If any ray of light incident on any surface of diamond at an angle greater than 24, तो मेन उसकी कटिंग है। अगर कटिंग ऐसी की जाए कि उसे किसी भी फेस से कोई भी रे निकले तो वो 24 से ज़्यादा का एंगल बनाए तो वो डायमंड की शाइनिंग बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। आप सभी को पता है आजकल जियो फाइबर वगैरह चल रहे हैं, और ये ऑप्टिकल फाइबर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। हमारे जो इंटरनेट स्पीड्स जो आप देख रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? दीज आर ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। मेन है कोर, क्लैडिंग, जैकेट। नाम से पता चल रहा है कोर, द इनर मोस्ट पार्ट कोर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, क्लैडिंग, कोर के ऊपर क्लैडिंग और फिर क्लैडिंग के ऊपर जैकेट। ओके, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। आउटर जैकेट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सिग्नल्स। जो उसकी आउटर जैकेट होती है इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सिग्नल्स। बेसिकली वायर को मॉइस्चर से, हीट से बचाती है, और जो आउटर जो जैकेट होती है ये वायर को मॉइस्चर और हीट से बचाती है। मेन ये कोर और क्लैडिंग है, और कंडीशन है कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाने की म्यू कोर मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू क्लैडिंग। अब इसका रीजन क्या है? आपको पता है ये TIR की एप्लीकेशन है, तो ऑफकोर्स में TIR हो रहा होगा, और TIR होने की कंडीशन क्या है? डेंसर से रेयर में जानी चाहिए ना, डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। ठीक है, तो डेंसर से रेयर में कब जाएगी? जब कोर में अगर कोई रे है तो वो क्लैडिंग में जाने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब कोर क्या हो गया? डेंस हो गया, बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो रेयर हो गया। ठीक है, तभी तो TIR हो पाएगा। तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। ओके, इट इज़ यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, मेनली तो टेलीकम्युनिकेशन में ही है। जितना भी कम्युनिकेशन जो आजकल इतनी स्पीड आ रही है, तो ये ऐसे कुछ होता है। यहाँ पर ये 3 पार्ट्स में आती है, ये कोर है, इसके ऊपर ये क्लैडिंग, और ये तीसरा जिसमें ऐसे बेसिस लगे हुए हैं वो है आउटर जैकेट जो प्रोटेक्ट करता है। कंडीशन क्या है? देखो, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और कंडीशन ये है कि μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन μ2। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी रे आएगी, जैसे मैं बनाए तो यहाँ पर ये कोर है और ये क्लैडिंग। एक रे एंटर करी, किसी भी एंगल पे एंटर करेगी, ठीक है, वो यहाँ पे आके टकराएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर देंगे। डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, और एंगल आई ग्रेटर बनेगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से। तो जितने एंगल से आई है उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। फिर दोबारा से नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर दोबारा ऐसे। तो इस तरह ये पास करेगी, और फिर ऐसे। और अगर कोई रे हम ऐसे निकालेंगे नीचे से, तो यहाँ पे फिर दोबारा से नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर ऐसे, तो इस तरह से पास करेगी रे। ठीक है, TIR की एप्लीकेशन है ये। मिराज, मिराज it is a kind of optical illusion in which a person sees more than one image of an object and at least one of them is virtual। पुराने टाइम में ऐसे कि देखते थे कि जब कोई पर्सन ऐसे कि रेगिस्तान में या डेजर्ट में है, तो कार्टून्स वगैरह में सब में दिखाते भी हैं कि उसे कुछ मतलब जैसे सनलाइट पड़ रही है, जो डेजर्ट की जो रेत होती है उसमें आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ग्लास के सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जो, तो उससे अगर बहुत शाइन कर रहा है तो जो पर्सन बहुत दूर है उसे लगता है कि वहाँ पर पानी है, उसे लगता है वहाँ पानी है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिराज। कई बार हाईवेज़ पे जब ड्राइविंग करते हैं, हाईवेज़ पे ड्राइविंग करते हुए ऐसा मतलब
जब रोड पर जब सनलाइट पड़ती है बिल्कुल डायरेक्ट, तो उससे वो TIR होता है उससे, तो उससे वो रोड चमकदार दिखती है, तो पर्सन को लगता है वहाँ पे पानी है, जबकि ऐसा है नहीं। तो मिराज इज एन काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन in which a person sees more than one image of an object and at least one of them is virtual. Okay. Lens it is a part of a solid sphere bounded by two refracting surfaces. Lens के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. It is a part of a solid sphere glass sphere bounded by two refracting surfaces. अब जो मिरर था हमारे पास, जो हमने 10th में पढ़ा है, मिरर हमारे पास क्या है कि एक सिंगल ग्लास स्फीयर से अगर हम उसका एक पार्ट काट दें तो मिरर हो गया। लेकिन लेंस क्या है, लेंस में हमें दो ग्लास स्फीयर को जोड़ना है, और उनका जब हम पार्ट काट, मतलब दो अगर हम मिरर को जोड़ देंगे तो एक लेंस बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये दो तरीका से हैं, एक तो कन्वेक्स और एक कनकेव। टाइप्स ऑफ लेंसेज कन्वेक्स एंड कनकेव। अब इसमें रोल रिवर्सल हो गया। मिरर के अंदर जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब रेज को डाइवर्ज करने वाला, और जो कनकेव होता है वो कन्वर्जिंग मिरर था। लेकिन लेंस में रोल रिवर्सल है, जो कन्वेक्स है इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस नाउ, और जो कनकेव है इट इज़ डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स डबल और बाय कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। डबल और बाय कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, ये तीन इसके टाइप्स हैं। कनकेव, डबल और बाय कनकेव, प्लेनो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव, ये कनकेव के हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगर हम दो कन्वेक्स मिरर को जोड़ दें तो डबल कनकेव या बाय कनकेव। प्लेनो कन्वेक्स में एक प्लेन मिरर और एक कन्वेक्स मिरर को जोड़ दे तो प्लेनो कन्वेक्स, और कनकेवो कन्वेक्स अगर एक कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर को जोड़ दे तो कनकेवो कन्वेक्स। कंडीशन लेकिन ये है कन्वेक्स की, कन्वेक्स जो लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और एजिस से पतला होता है। जो कनकेव होता है वो बीच में से पतला और एजिस से मोटा होता है। ये इसका डिफरेंस है। कन्वेक्स क्या होता है, बीच में से मोटा होगा, साइडों से, एजिस से पतला होगा, और जो कनकेव है वो बीच में से पतला होगा और साइड से मोटा होगा। ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, आई थिंक मिरर से ज़्यादा आसान है इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंस। इसमें सबसे पहला रूल, एनी रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर टू पास थ्रू फोकस। कन्वेक्स में रियल फोकस होता है, कनकेव में वर्चुअल फोकस होता है। हमें लगेगा कनकेव लेंस के केसेस में कि वो फोकस से पास कर रही है, बट हमें लग रहा है, ऐसा एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हम नहीं बता सकते। लेकिन जो कन्वेक्स लेंस है उसे केस में रियल फोकस है। तो कोई भी रे अगर पैरेलल पास करेगी तो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करती हुई दिखाई देगी। सेकेंड रूल इसका अपोजिट, अगर कोई भी रे फोकस से पास कर रही है तो इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, और तीसरा, एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास अनडेविएटेड, विल पास अनडेविएटेड। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो वो अनडेविएटेड होगी, मतलब वो अपने पाथ से चेंज नहीं करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी। साइन कन्वेंशन, अच्छा बिल्कुल सेम साइन कन्वेंशन है लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी हैं, जैसे कि अगर मैं बना के दिखाऊं यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस प्लस का, ये वाई, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। तो जितने भी राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस है, राइट हैंड साइड वाले मतलब यहाँ से यहाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स से माइनस एक्स से एक्स वाली, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और उसी तरीके से ओ से माइनस एक्स, ओ से माइनस एक्स ये नेगेटिव है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, और ऑप्टिकल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जितने भी हैं ये भी नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला को डिराइव करना है हमने,
लेंस फॉर्मूला को डिराइव करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें 3 केस हैं। एक फॉर्मूला है, हमने मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ लिया 10th में, तो यहाँ पर लेंस फॉर्मूला को ड्राइव करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस v, अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो, ठीक है। अब इसमें 3 केस हैं। कन्वेक्स लेंस में आपको पता है कि दोनों तरीके से इमेज बन सकती है, रियल भी वर्चुअल भी, और कनकेव में सिर्फ एक तरह की इमेज बनेगी, दैट इज वर्चुअल, ओके। तो कन्वेक्स लेंस का केस मैं एक केस कराऊंगा, बाकी केस आपने खुद करने हैं। कन्वेक्स लेंस हम केस कौन सा ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बियॉन्ड 2f, ठीक है। तो ये केस ले रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन C एंड F, तो ये देखो यहाँ पर O से लेके B डैश, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस वी क्यों आया, बिकॉज ये राइट हैंड साइड पे है। O से लेके F तक का डिस्टेंस प्लस F, बिकॉज ये राइट हैंड साइड पे है। O से लेके B तक का डिस्टेंस माइनस U, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ओके। और अगर हम देखें यहाँ पे हाइट को देखें, जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है A से B, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो HO, और अगर मैं A डैश B डैश को देखूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, तो माइनस HI, डन, ठीक है। तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं कैसे करना है इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले करना है हमने यहाँ पर, मैं एक डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ये मैंने लेंस बना दिया, ये F, ये C या 2F1 कर सकते हो आप, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, बियॉन्ड रखना है। एक रे पैरेलल कहाँ से पास करेगी, F से, एक रे पैरेलल एक रे पैरेलल, ठीक है। तो ये फोकस से पास करी। अच्छा, दूसरी रे कैसे पास करानी है आपने, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पर मीट कर गए, ये भी हो गया आपके पास C, तो जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पर इमेज बन जाएगी A डैश B डैश, और ये हो गया D पॉइंट, ये हो गया A, ये हो गया B, डन। अब ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ, मतलब ये वाला ABO, और इमेज का ट्रायंगल ऑप्टिकल सेंटर के साथ A डैश B डैश O, ABO A डैश B डैश O। ये दोनों कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कैसे, देखो दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं, कैसे, इसमें भी 90 और इसमें भी 90, दो एंगल सेम है, ये एंगल I और ये एंगल R। ये कौन से एंगल हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। मैथ्स की थ्योरम से इक्वल हो जाएंगे ये दोनों एंगल आराम से, एंगल I और एंगल R, तो दो एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी दो साइड्स की रेशो इक्वल होगी। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए बिकॉज दो एंगल सेम हो गए और एक साइड भी सेम हो गई, ठीक है। तो
कोई भी दो साइड्स की रेशो इक्वल होगी, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय ओ बी डैश। ठीक है, अब दूसरा लेंगे हम, कौन सा, ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल, सॉरी डी ओ एफ, डी ओ एफ, ये वाला ट्रायंगल लेंगे हम, डी ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, और इमेज का ट्रायंगल फोकस के साथ। बेसिकली जो ए बी और डी ओ है वो दोनों इक्वली तो होंगे, ए बी और डी ओ इक्वली होंगे, बिकॉज एक पैरेललोग्राम अगर हम बनता हुआ दिख पा रहा है हमें, ए बी ओ डी, और ए बी और डी ओ क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, तो दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो डी ओ एफ ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल से, कैसे, अगेन सेम चीज़, इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है, इसमें भी 90 का एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स, अगेन इन दोनों की जो रेशो है साइड्स की वो इक्वल हो जाएगी, तो ओ डी अपॉन ए डैश बी डैश। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आप इस ट्रायंगल का, जैसे ए बी ओ ट्रायंगल और ए डैश बी डैश ओ ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर ले रहे हो तो इसका, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ही होगा। ऐसा नहीं है कि इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इस ट्रायंगल का बेस। ये प्रॉपर्टी है मैथ्स की कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों की दो साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, कोई भी दो साइड्स। तो अगर आप इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर लोगे तो इस ट्रायंगल का भी आप परपेंडिकुलर ही लोगे। ओके, तो ओ डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन बी डैश एफ। ओके, फ्रॉम रे डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट ए बी और डी, ओ डी या डी ओ इक्वल हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये देखो, ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये आ गई हमारे पास, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी इक्वेट करने से। तो वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर, अब हम अपने ट्रायंगल में वैल्यू पुट करेंगे। ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी डैश की वैल्यू क्या है, ओ एफ की वैल्यू क्या है, बी डैश एफ की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, पीछे ट्रायंगल था, तो ओ बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस यू, ओ एफ की एफ, ओ बी डैश की बी। लेकिन एक चीज़ रह गई, बी डैश एफ, बी डैश एफ की हमें वैल्यू नहीं पता डायरेक्टली, तो हम इसको निकाल लेंगे। बी डैश एफ की निकालनी है ना, तो अगर मैं ओ बी डैश में से, ओ बी डैश में से अगर मैं ओ एफ को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, वी, ओ एफ की वैल्यू कितनी है, एफ, तो वी माइनस एफ। तो ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब मैं आगे जाके इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ओ बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू है माइनस यू, ओ बी डैश की वैल्यू है वी, ओ एफ की वैल्यू है एफ, और बी डैश एफ की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है वी माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये आ जाएगा हमारे पास अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से। अब देखो यहाँ पे माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, सबको डिवाइड कर देंगे यू वी एफ से। तो यहाँ पे यू वी से यू वी कट गया, माइनस वन बाई एफ आ गया, यहाँ पे यू और एफ कट गया, और यहाँ पे वी और एफ कट गया। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारे पास माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई यू, वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू। तो ये माइनस का है तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, वन बाई वी, ये इसको उधर ले आता हूँ, माइनस वन बाई यू, ये वन बाई एफ माइनस का है ना, उधर लेके जाऊँगा तो वन बाई एफ प्लस का हो जाएगा। तो दिस इज़ योर लेंस फॉर्मूला, कि ऐसे लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है। इसी नोट्स में आगे भी मैंने कर रखे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, लास्ट केस भी है कनकेव वाला, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। सो यू विल बी ड्राइविंग दिस। सो थैंक यू ऑल। सो नेक्स्ट टाइम हम